आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार तेज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो के साथ रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। ईरान द्वारा जब्त इस्राएली जहाज से 17 में से 5 भारतीय नाविकों को रिहा किया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उन्नत इंजन के लिए तरल रामजेट ईंधन सफलतापूर्वक विकसित किया। और हॉकी इंडिया ने FIH हॉकी प्रो लीग 2023-24 के लिए 24 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा चुनाव के चौथे और शेष अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में जनसभा करेंगे। श्री मोदी महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल नंदुरबार जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। शिवसेना यूबीटी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार कल्याण काले के पक्ष में जालना में प्रचार करेंगे। उद्धव ठाकरे कल अहमदनगर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कल बीड़ जिले में चुनाव प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर पश्चिम मुंबई निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुजय विखे पाटिल के पक्ष में अहमदनगर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महायुति उम्मीदवार नरेश मस्के के लिए ठाणे में चुनाव प्रचार किया। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। श्री मोदी तेलंगाना के महबूब नगर में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वे भुवनेश्वर में एक रोड शो भी करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में चुनावी सभा करेंगे। चौथे चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को मतदान होगा। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा शासन में देश में महंगाई और बेरोजगारी चिंताजनक दर से बढ़ी है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी नारायणपेट और हैदराबाद में आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आज शाम होने वाली बैठक तेलंगाना में श्री मोदी की अंतिम चुनाव रैली होगी। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसके सहयोगी दल संविधान को कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोगों के समर्थन से कांग्रेस हर कीमत पर संविधान की रक्षा करेगी। भाजपा के राज्यसभा सदस्य और अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण ने आरोप लगाया कि कांग्रेस धर्म, जाति और भाषा के आधार पर राष्ट्र को बांटने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कई वर्षों से ये लोगों को बांटने की रणनीति का सहारा लेती रही है। उत्तर प्रदेश में आज दिग्गज नेता नामांकन भरेंगे। चुनाव प्रचार भी चरम पर रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज संयुक्त रूप से कन्नौज, कानपुर में राजनीतिक रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और बहराइच जिलों में रैलियों में हिस्सा लेंगे, जबकि भाजपा नेता और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार पारसनाथ राय के नामांकन में भाग लेंगे। बाद में वो सीतापुर और श्रावस्ती में रैलियों को संबोधित भी करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज प्रदेश में रहेंगे और अमेठी और प्रयागराज जिलों में प्रचार करेंगे। दूसरी ओर आज कई दिग्गज नेता अपना पर्चा भरेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी से पार्टी उम्मीदवार अजय राय आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री और चंदौली से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गाजीपुर से बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ राय और बलिया में नीरज शेखर
उम्मीदवार भी अपना नामांकन आज ही दाखिल करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण बेगूसराय सीट पर इस बार रोचक मुकाबला है। 13 मई को लोकसभा के चौथे चरण में मुंगेर, समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा के साथ ही बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। इस संसदीय सीट पर करीब 22 लाख मतदाता 10 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। एक रिपोर्ट। बिहार की बेगूसराय संसदीय सीट पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार के रूप में भाजपा के गिरिराज सिंह के खिलाफ महागठबंधन ने सीपीआई से अवधेश राय को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा प्रत्याशी श्री सिंह जहां केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं सीपीआई के अवधेश राय भी बछवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। 7 विधानसभा सीटों को मिलाकर बेगूसराय संसदीय सीट का गठन किया गया है। मौजूदा राजनीतिक समीकरण देखें तो इसमें से भाजपा, सीपीआई और राष्ट्रीय जनता दल के पास 2-2 सीटें हैं और 1 सीट जनता दल यूनाइटेड के पास है। बेगूसराय में पलायन, बेरोजगारी और गरीबी प्रमुख मुद्दे हैं। वहीं भाजपा के प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बरौनी खाद कारखाने को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के रूप में नया जीवन मिलने, बरौनी रिफाइनरी और एनटीपीसी के विस्तारीकरण की उपलब्धियां गिना रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। झारखंड में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार तेज हो गया है। राज्य की 14 सीटों पर 4 चरणों में चुनाव हो गई। चौथे चरण में 4 सीटों पर जबकि 5वें चरण में 3 सीटों पर मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा की ओर से वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खूंटी में एनडीए प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज गोड्डा में रोड शो और दुमका में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तथा पार्टी नेता कल्पना सोरेन दुमका में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों के नेताओं का भी विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार में भाग लेने का कार्यक्रम है। शिल्पी के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से जितेंद्र द्विवेदी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और उत्सव का। आने वाले लोकसभा चुनाव के पर्व को मनाएं उमंग और उत्साह से। वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में जाएं और वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या फिर elections24.eci.gov.in पर जाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर वोट कीमती है, इसलिए वोट डालना न भूलें। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो के साथ रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। इस दौरान दोनों प्रतिनिधियों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों पक्षों ने सभी सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा कि बैठक प्रौद्योगिकी और सुरक्षा पहल पर केंद्रित थी, जो महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रमुख तंत्र होगा। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन तथा पूजा अर्चना करेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उपराष्ट्रपति पहली बार अयोध्या जा रहे हैं।
ईरान द्वारा जब्त किए गए इसराइल के जहाज पर सवार 17 में से 5 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया गया है। भारतीय दूतावास ने उनकी रिहाई का विवरण साझा करते हुए बंदर अब्बास में दूतावास और भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ घनिष्ठ समन्वय के लिए ईरान के अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इसराइल से जुड़े मालवाहक जहाज को 13 अप्रैल को ईरान ने जब्त कर लिया था, जिसमें 17 भारतीय नागरिक सवार थे। उत्तराखंड में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। आज सुबह इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पुनीत अवसर पर केदारनाथ धाम को लगभग 20 क्विंटल गेंदे के फूलों से सुसज्जित किया गया, जिससे वातावरण जीवंत हो गया। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 7 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और सेना की बैंड की धुन के साथ पूरा केदारनाथ हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। दोनों धामों में कपाट खुलने से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। वहीं प्रदेश सरकार ने 4 धाम यात्रा के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 22 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम दर्शन के लिए अपना पंजीकरण कराया है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने घोषणा की है कि उसकी एक प्रयोगशाला ने उन्नत इंजन के लिए तरल रामजेट ईंधन विकसित करने में सफलता हासिल की है। इस ईंधन का कल प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। BPCL और मिनरल ऑयल कॉरपोरेशन इस विकास में उद्योग भागीदार हैं। तमिलनाडु के शिवकाशी के एक पटाखा फैक्ट्री में कल हुए विस्फोट में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। इस विस्फोट में 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। विस्फोट के कारण जमा मलबा हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने अधिकारियों को बचाव अभियान तेज करने और घायलों को उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। हॉकी इंडिया ने एंटवर्प, बेल्जियम और लंदन में आयोजित होने वाली FIH हॉकी प्रो लीग 2023-24 के लिए 24 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह टीम का नेतृत्व करेंगे। गोलकीपिंग की जिम्मेदारी पिया श्रीजेश और कृष्ण बहादुर पाठक पर होगी। IPL क्रिकेट में कल रात धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 60 रन से हरा दिया। आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद प्रियंका। एयर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल के सदस्यों के काम पर लौटने के निर्णय को राष्ट्रीय सहारा सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़ताल खत्म, बर्खास्तगी के आदेश भी वापस लिए गए। लोकसभा चुनाव प्रचार में जारी आरोप प्रत्यारोप पर भी अखबारों की नजर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, केजरीवाल को अंतरिम जमानत हो सकती है मुश्किल, प्रवर्तन निदेशालय ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर कहा, चुनाव प्रचार मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं। हिंदुस्तान लिखता है, केजरीवाल की कानूनी टीम ने शिकायत दर्ज कराई। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के भाजपा सरकार से समर्थन वापस लेने पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने की खबर दैनिक ट्रिब्यून सहित सभी अखबारों में है। जनसत्ता ने लिखा है, विपक्ष ने सरकार का इस्तीफा मांगा, राष्ट्रपति शासन की मांग। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, 65 साल में हिंदू आबादी 7.82% घटी, मुस्लिमों की 43.15% बढ़ी। कल राष्ट्रपति द्वारा पद्म पुरस्कार दिए जाने को भी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार तेज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो के साथ रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। ईरान द्वारा जब्त इस्राएली जहाज से 17 में से 5 भारतीय नाविकों को रिहा किया गया। उत्तराखंड में केदारनाथ के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उन्नत इंजन के लिए तरल रामजेट ईंधन सफलतापूर्वक विकसित किया। और हॉकी इंडिया ने FIH हॉकी प्रो लीग 2023-24 के लिए 24 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।